नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पेपर आयोजित किया गया है उसका आंसर की लेकर के आया हूं। हम जो यहाँ पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं उसका बुकलेट सीरीज डी है। चलिए बिना देर किए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। पहला प्रश्न है, एक भाषा के प्रशासनिक सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे हम प्रशासनिक अनुवाद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्याख्या अनुवाद कहते हैं। यहाँ भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अनुवाद का शब्द का पर्याय है? यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवाद शब्द का पर्याय है? भाषांतर, पुनरुक्त, तर्जुमा या यानी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि भाषांतर, पुनरुक्त, तर्जुमा तीनों जो है अनुवाद शब्द के पर्याय हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं, द्विभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? तो उसे वार्ता अनुवाद कहते हैं। तो चौथे का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन किसका है? यह कैटफोर्ड का कथन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, छठा प्रश्न है, ट्रस्टी का हिंदी रूपांतर क्या है? तो ट्रस्टी को हिंदी में न्यासी कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सातवां प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली वह कच्चा माल है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों देवेंद्र नाथ शर्मा का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर डी.एस. कोठारी। डॉक्टर डी.एस. कोठारी जो थे वे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नवा प्रश्न है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनुवाद की जांच और परिमार्जन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो उसे दोस्तों पुनरीक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नौवे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं, अनुवाद पुनरीक्षण का किया जाता है कितने स्तर पर किया जाता है? ए है शिल्प के स्तर पर, बी है कथ्य के स्तर पर, सी है दोनों के स्तर पर, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनरीक्षण शिल्प के स्तर पर भी किया जाता है और कथ्य के स्तर पर भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, अनुवाद का परीक्षण करके गुण दोष आदि की जांच करना क्या कहलाता है? इसको अनुवाद मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अनुवाद समीक्षा का सोपान है। अनुवाद समीक्षा का सोपान क्या है निम्न में से? ए है मूल भाषा तथा लक्ष्य भाषा पाठ का विश्लेषण, बी है दोनों की तुलना और सी है भाषागत विशुद्धता का परीक्षण। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों अनुवाद समीक्षा के सोपान है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षक भाषा के किस बिंदु पर ध्यान देता है? ए है शब्द चयन, बी है वाक्य विन्यास, सी है व्याकरणिक अशुद्धियां और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि पुनरीक्षक जो है शब्द चयन पर भी ध्यान देता है, वाक्य विन्यास पर भी ध्यान देता है और व्याकरणिक अशुद्धियों पर भी ध्यान देता है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन समास प्रक्रिया से निर्मित शब्द है? इनमें से कौन समास प्रक्रिया से निर्मित शब्द है? यहाँ पर आपको बताना है, ग्राम पंचायत, आकाशवाणी या घोषणा पत्र। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों जो है समास प्रक्रिया से ही निर्मित शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द कौन है? अधिकार, अनुबंध, प्रबल। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों उपसर्ग प्रक्रिया से ही निर्मित पारिभाषिक शब्द हैं।
16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संधि प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? जिलाधिकारी, अभ्यावेदन, कुलाधिपति या उपर्युक्त सभी? यहाँ भी दोस्तों उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जिलाधिकारी, अभ्यावेदन और कुलाधिपति तीनों जो शब्द हैं, तीनों जो है संधि प्रक्रिया से ही निर्मित पारिभाषिक शब्द हैं। 17 नंबर प्रश्न है, अलॉटमेंट का हिंदी अर्थ क्या है? यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलॉटमेंट को हिंदी में आवंटन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कैटफोर्ड ने अनुवाद की सीमा को कितने भागों में बांटा है? यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कैटफोर्ड ने अनुवाद की सीमा को 2 भागों में बांटा है, एक भाषा परक सीमा और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक सीमा। तो ए ऑप्शन 18 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा संप्रदाय पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए हिंदी उर्दू के समन्वय पर जोर देता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा संप्रदाय है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगवादी संप्रदाय जो है वह हिंदी उर्दू के समन्वय पर जोर देता है। 20वां प्रश्न है, पियोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पियोट तंत्र का विकास जो है जापान में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, चीनी त्रिपिटक के 23वें संस्करण में कितने से अधिक भारतीय ग्रंथों का चीनी में अनुवाद है? अभी तक दोस्तों किसी भी प्रमाणिक स्रोत से इसका उत्तर मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का साधन है? कौन अनुवाद का साधन है? कोश, पारिभाषिक शब्दावली, कंप्यूटर या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कोश, पारिभाषिक शब्दावली और कंप्यूटर ये तीनों जो है अनुवाद के साधन हैं। 23 नंबर प्रश्न है, कोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्शनरी। कोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का पहला कोश माना जाता है? यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का, खालिक बारी को हिंदी का पहला कोश माना जाता है और इसकी रचना अमीर खुसरो के द्वारा 1340 ईस्वी के आसपास की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोश के प्रकार हैं? इसमें से कोश का प्रकार कौन सा है? शब्दकोश, समांतर कोश, विश्वकोश, तीनों कोश के प्रकार हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। 26वां प्रश्न है, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग समाज में सामान्य व्यवहार में अभिव्यक्ति के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सामान्य शब्द कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी आम लोग, आम जनमानस जिस भाषा का प्रयोग करता है आम बोलचाल के लिए उसको सामान्य शब्द के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है, जो शब्द पारिभाषिक अर्थ में और सामान्य अर्थ दोनों में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं, क्योंकि अर्ध पारिभाषिक शब्द जो होता है उसको सामान्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, यानी आम बोलचाल में भी लोग प्रयोग करते हैं, और उसको पारिभाषिक शब्दावली में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था? 1961 में किया गया था। तो 28 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का संप्रदाय है? पुनरुत्थानवादी, प्रयोगवादी, समन्वयवादी या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीनों जो ऊपर के हैं तीनों जो है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के संप्रदाय हैं। 30वां प्रश्न है, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यय के द्वारा किया जाता है, उपसर्ग के द्वारा किया जाता है, समास के द्वारा किया जाता है या उपर्युक्त सभी के द्वारा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण प्रत्यय, उपसर्ग और समास तीनों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वह पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वे साधारण शब्द होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह परिभाषा डॉक्टर रघुवीर सहाय के द्वारा दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई थी, तो 32 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, एकेडमी के लिए सही हिंदी पर्याय शब्द है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकादमी जो है एकेडमी के लिए सही हिंदी पर्याय शब्द है। 34 नंबर प्रश्न है, एसडीएम का सही हिंदी पर्याय क्या है? तो एसडीएम को हिंदी में उप जिलाधिकारी कहा जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 34 का सही हो जाएगा। बैलेंस के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है, बैलेंस के लिए दोस्तों शेष शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो 35 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सीडीओ का हिंदी पर्याय क्या है? यानी सीडीओ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सीडीओ को दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, तो हिंदी में इसे मुख्य विकास अधिकारी के नाम से जानेंगे, तो डी ऑप्शन 36 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, विजिलेंस ऑफिसर का हिंदी पर्याय क्या है? विजिलेंस ऑफिसर को हिंदी में सतर्कता अधिकारी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, जनरल मैनेजर का हिंदी अर्थ है, यानी जनरल मैनेजर को हिंदी में क्या कहा जाता है? जनरल मैनेजर को महाप्रबंधक के नाम से जानते हैं, तो 38 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, एनुअल एग्जामिनेशन का हिंदी रूपांतर या पर्याय क्या होगा? तो यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन का मतलब होता है वार्षिक परीक्षा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 39 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर के द्वारा किया गया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी हिंदी शब्द सागर के जो प्रधान संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे। 41 नंबर प्रश्न है, भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, पराई संपत्ति है, जन्मजात संपत्ति है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है, उसको हमने सीखा है, ग्रहण किया हुआ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अनुवादक का गुण है, यानी इसमें से कौन सा गुण अनुवादक का है? कुशल भाषा ज्ञानी, शैली का समुचित ज्ञान, निष्ठावान या उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अनुवादक में तीनों गुण होने चाहिए, उसको भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, शैली का भी ज्ञान होना चाहिए, और अपने काम के प्रति उसको निष्ठा भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तब उनके बीच अनुवाद का कार्य करने वाले को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? उनके बीच अनुवाद का कार्य करने वाले को द्विभाषिया कहा जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? तो बुद्ध चरित के नाम से किया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, सीडेट पुणे द्वारा कौन सा अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो मंत्रा नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है? अनुवाद विज्ञान रचना दोस्तों भोलानाथ तिवारी की है, तो 46 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय अनुवाद परिषद कहाँ पर स्थित है? भारतीय अनुवाद परिषद जो है नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। ट्रेजेडी के लिए प्रयुक्त त्रासदी शब्द का निर्माण किस प्रकार से किया गया है? यानी किस विधि के द्वारा किया गया है? उपसर्ग विधि के द्वारा किया गया है, प्रत्यय विधि के द्वारा किया गया है, या विदेशी भाषा से यथावत ग्रहण कर लिया गया है, या अनुकूलन के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर 48 का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रेजेडी को त्रासदी के रूप में अपने अनुकूलन करके जो है बदल दिया है अपने हिसाब से। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, कस्टडी के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द क्या है? यानी कस्टडी को हिंदी में क्या कहेंगे? तो कस्टडी को हिंदी में अभिरक्षा कहा जाता है, तो सी ऑप्शन 49 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हिंदी शब्द है, यानी क्या शब्द प्रयोग करते हैं? पुनरीक्षण कहते हैं उसको, अनुवाद पुनरीक्षण कहा जाता है, तो बी ऑप्शन 50 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने
गोल्ड स्मिथ का द ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किया था? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया था, जो द्विवेदी युग के कवि हैं। 52 नंबर प्रश्न है, अनुवाद की उत्पत्ति किस धातु से है? किस धातु से अनुवाद की उत्पत्ति हुई है? तो वध धातु से हुई है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा क्या कहलाती है? तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्ति अनुवाद करता है उसको अनुवादक कहते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। अप्रूव्ड का हिंदी पर्याय क्या है? यानी अप्रूव्ड जो शब्द है उसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो अनुमोदित कहेंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मशीन अधिकतम कितने प्रतिशत अनुवाद सही कर सकती है? मशीन अधिकतम कितने प्रतिशत अनुवाद सही कर सकती है? तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं कि 100% सही अनुवाद किया जा सकता है, तो हमारे अनुसार ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, बच्चन द्वारा उमर खयाम की रुबाइयां का अनुवाद किस रचना में किया गया है? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मधुशाला में किया गया है। 58 नंबर प्रश्न है, अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सुरेश कुमार के द्वारा लिखा गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, वकालतनामा किस भाषा का शब्द है? वकालतनामा किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों वकालतनामा जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन ऑप्शन में फारसी भाषा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम ए ऑप्शन को मार देंगे कि उर्दू भाषा का शब्द है, क्योंकि उर्दू जो है हिंदी और फारसी से मिलकर के ही बना है। 60 नंबर प्रश्न है, ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतर क्या है? तो ट्रेजेडी को हिंदी में त्रासदी कहते हैं, तो सी ऑप्शन 60 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्विभाषिक समाज में कितनी भाषाएं होनी चाहिए? यानी समाज अगर द्विभाषिक है तो कम से कम 2 भाषाएं तो उसमें होनी ही चाहिए, तो बी ऑप्शन 61 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, 1 और 1 11 का अनुवाद है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति होती है। 1 और 1 11 का मतलब भी यही होता है, संगठन में शक्ति। 63 नंबर प्रश्न है, ग्लास किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लास जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। 64 नंबर प्रश्न है, लैंड रेवेन्यू का हिंदी पर्याय क्या है? तो लैंड रेवेन्यू को हिंदी में दोस्तों भू राजस्व कहते हैं, तो सी ऑप्शन 64 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, समुदाय का अंग्रेजी पर्याय है, यानी समुदाय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो कम्युनिटी कहा जाता है, तो ए ऑप्शन 65 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, सिर ए अकबर किन ग्रंथों का अनुवाद है? तो सिर ए अकबर जो है उपनिषदों का अनुवाद है, जो दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, तो सी ऑप्शन 66 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, दारा शिकोह ने रामचरितमानस का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो दारा शिकोह ने रामचरितमानस का जो अनुवाद है वह फारसी भाषा में किया है, तो 67 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम है? अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम क्या है? पठनीयता, बोधगम्यता, मूल्यनिष्ठता या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 69 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी पर्याय क्या है? तो ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है, तो 69 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, घासीराम कोतवाल किस भाषा में लिखा गया है? तो घासीराम कोतवाल दोस्तों मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया है, लेकिन अनेक भाषाओं में अनुदित करके इसको पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया? यानी किसके द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया है। 72 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ए ऑप्शन 72 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। अनुवाद का अर्थ है, अनुवाद का अर्थ होता है दोस्तों पुनः कथन। अनुवाद का अर्थ होता है पुनः कथन, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, अनुवाद शब्द किस भाषा में प्रयुक्त होता है? तो अनुवाद शब्द जो है वैदिक संस्कृत में प्रयोग हुआ है, तो सी ऑप्शन 74 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 नंबर और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारतीय मत के कितने उपवर्ग हैं? यहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म नहीं है दोस्तों कि किस मत का उपवर्ग यहाँ पर पूछा जा रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय मत के कितने उपवर्ग हैं। अगर हम पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का मत लेते हैं तो यहाँ 2 उपवर्ग हो जाएंगे, क्योंकि एक का मानना है कि संस्कृत से सारे शब्दों का निर्माण करना चाहिए और दूसरे का मानना है कि हिंदी और उर्दू समन्वय पर सारे शब्द आधारित होने चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन फिलहाल हम मान करके चल रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।